प्यारे मित्रों, आप सभी को नवा संस्कृता शुभ संध्या। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। चलिए आज हम आपको विथ ट्रिक के साथ रचनाओं की बात करते हैं, और वो भी किसकी रचना है? संस्कृत वाङ्मय की। तो आपको सबसे पहले जो रचना देखनी है वो महाकवि कालिदास की देखनी है। महाकवि कालिदास की रचना देखनी है, इम्पोर्टेंट रचना है। इसको आप ध्यान दीजिएगा कि महाकवि कालिदास के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे, फिर उसके बाद महाकवि कालिदास की रचनाओं को हम अवलोकन करेंगे। चलिए अगर इनकी बात किया जाए तो सबसे पहले इनको सरस्वती वरद पुत्र के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? सरस्वती वरद पुत्र। सरस्वती वरद पुत्र के नाम से जाना जाता है। और इनको एक नाम और कहा जाता है, कवि कुल गुरु कहा जाता है। कवि कुल गुरु कहा जाता है। तो ये जो उपाधियां दी गई हैं, ये इंपॉर्टेंट उपाधियां इनको दी गई हैं। सरस्वती वरद पुत्र कहा जाता है और कवि कुल गुरु के नाम से जाना जाता है। और महर्षि कालिदास, जैसा कि आप बचपन से जानते हैं, इनके अगर जन्म की बात करें तो जन्म इनका प्रथम शताब्दी लगभग माना जाता है। कहाँ माना जाता है? प्रथम शताब्दी माना जाता है। थोड़ी सी रचनाएं इनकी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इनके बारे में जान लेंगे तो उसके बाद आप आसानी समझ जाएंगे। अच्छा, ये किसके दरबार में रहते थे? वो उज्जैनी के राजा, उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। किसके रहते थे? उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। और यह नवरत्नों में सबसे प्रमुख कवि थे। अब आप इनकी थोड़ी सी इनके बारे में आप जानिए, इनकी कहानी क्या है। क्या हुआ कि वो समय बहुत पिछड़ा समय था, वो बहुत आदिकाल का समय माना जाता है। तो ये जैसा कि सभी को मालूम है कि कालिदास बचपन से मूर्ख थे। क्या थे? मूर्ख थे। सभी ब्राह्मणों ने, सभी लोगों ने मिलकर के इनकी जो शादी है वह विद्योत्तमा नामक विदुषी से करवा दिया। किससे करवा दिया? विद्योत्तमा नामक एक विदुषी महिला थे, उसी से इनकी शादी करवा देते हैं। तो कुछ दिनों के उपरांत इनकी मूर्खता को देख करके विद्योत्तमा ने इनको एक दिन बहुत फटकार लगाई, और उसी फटकार के कारण यह घर छोड़ देते हैं। और जब त्याग देते हैं तो घर से बहुत दूर जाकर के एक काली माता का मंदिर, वही काली माता के मंदिर में यह काफी दिनों तक पूजा अर्चना करते हैं। तब इनको क्या है? वहीं ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब ज्ञान की इनको प्राप्ति होती है तो जब कुछ समय बाद ये वापस आते हैं, देखिएगा अगर औरतों से जो फटकार खाया है वो कहीं ना कहीं बहुत सफल आदमी हुआ। तुलसीदास को देख लीजिएगा, तुलसीदास की कहानी वही है कि वो ससुराल जब भागे थे, एक बार उनकी औरत ने उनको डांटा, फिर तो वो बहुत बड़े कवि बन गए। तो ये क्या है? ये यही है। तो हम लोग ये जो देख रहे हैं कि आज की इस परंपरा में ऐसे बहुत लोग ऐसे हैं कि, तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो विद्योत्तमा के फटकार लगाने से काली माता के मंदिर पे काफी दिनों तक पूजा अर्चना करते हैं। तो जब वह वापस आते हैं तो वापस आने के बाद वो बहुत बड़े संस्कृत के प्रकांड विद्वान हो गए थे। और आप जानते हैं जिस पेड़ पे बैठे थे उसी पेड़ की डाली को काट रहे थे। तो ये क्या है? ये मूर्खता ही है। तो अब जब वापस आते हैं तो वापस आने के बाद कालिदास जो है, जब अपने घर पहुंचते हैं तो अपनी पत्नी से बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान देने की बात है कि जब वह अपनी पत्नी से बोलते हैं और संस्कृत में बोलते हैं, अनावृतम कपाटम द्वारम देहि। यह क्या है? यह महर्षि कालिदास जी किससे बोलते हैं? अपनी पत्नी विद्योत्तमा से। तो जब अपनी पत्नी विद्योत्तमा से वो बोलते हैं कि अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, सुंदरी दरवाजा खोलो। सुंदरी, इसका मतलब क्या होता है? सुंदरी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तो यह कथन जब उनसे कहते हैं तो विद्योत्तमा घर के अंदर ही रहती है। जब वो बाहर निकलने की होती है तो वो सोचती है कि कोई महान आदमी आया है, कोई बहुत मतलब बहुत जानकार आदमी आया है। तो वो क्या कहती हैं? वह कहती हैं, अस्ति कश्चिद वाग विशेष।
उन्हीं के प्रश्नों का जवाब विद्योत्मा भी देती है, क्योंकि विद्योत्मा बड़ी विदुषी महिला थी। तो जब ये जवाब देती हैं अस्ति कश्चिद वाग विशेष, तो इसका मतलब है कि आप ध्यान दीजिएगा कि इसी अस्ति कश्चिद वाग विशेष से कालिदास ने 3 प्रमुख रचनाओं को रच दिया। 3 प्रमुख रचनाओं को रच दिया, इसको आपको ध्यान देने की जरूरत है। रचनाएं अभी हम बताएंगे, तो इसकी रचनाओं को आप देखिएगा। अस्ति का मतलब इसमें हो गया कुमार संभवम, कुमार संभवम, कुमार संभवम इनकी प्रमुख रचना है। ध्यान दीजिएगा 17 सर्ग की यह रचना है, कुमार संभवम। अच्छा, ये क्या है, कश्चिद से क्या रख देते हैं, मेघदूतम की रचना कर डालते हैं, मेघदूतम की रचना कर डालते हैं। और जो वाग विशेष है इसकी रचना रघुवंशम कर डालते हैं। किसकी कर डालते हैं, रघुवंशम से कर डालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे दोस्तों, ये जो आपकी है ये प्रमुख रचनाएं हो जाती हैं, कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम। तो आप इसको ट्रिक के साथ आप याद कर सकते हैं, कुमेर। क्या याद कर सकते हैं, कुमेर। जब हम आपको बृहत्तरई और लघुत्तरई पढ़ाएंगे तो वहां आपको ध्यान देना है कि ये रचनाएं वहां आपको मिलेंगी। तो अस्ति कश्चिद वाग विशेष, ये इसका मतलब होता है, ये इसका मतलब होता है। प्यारे दोस्तों, आप क्या करेंगे कि इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम ट्रिक के साथ आपको लेकर चलते हैं उनकी रचनाओं पर। आपको हम कालिदास, भास, भारव, दांडी और जयदेव, जितने भी कवि हैं, अंबिका दत्त व्यास, जितने भी संस्कृत के प्रकांड कवि, उनकी रचनाओं को हम एक एक रचनाएं आपको ट्रिक के साथ उनको हम बताते चलेंगे। चलिए इसको आप जल्दी से जल्दी फर्स्ट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब हम इनकी रचनाओं को देखते हैं। अब आप जानते हैं कालिदास बारे में एक चीज और कहा जाता है, कालिदास जो है उपमा अलंकार के बादशाह कवि माने जाता है। नोट डाउन इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। कालिदास को उपमा अलंकार का कवि कहा जाता है। और एक रचना है, एक कवि, वो एक श्लोक है, उपमा कालिदासस्य, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरम, भारवे अर्थ गौरवम, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम, दंडिना पदलालित्यम, दंडिना पदलालित्यम, माघे माघे शन्ति त्रयोः गुणाः, त्रयो गुणाः। ये ध्यान दीजिएगा, ये प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिए। इस श्लोक को आप ध्यान दीजिएगा। इस श्लोक में आपको बहुत सारी चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमने आपको लिखा है कि उपमा कालिदास से, उपमा कालिदास के लिए, भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, अर्थ गौरव के लिए। और दंडी जो है वो पाद लालित्यम के लिए हैं। और जो तीनों के जो संयोग के कवि हैं वो माघ हैं। कौन है, माघ कवि हैं। कौन कवि हैं, माघ कवि हैं। तो इसको ध्यान दीजिए, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम, दंडिना पद लालित्यम, माघे शन्ति त्रयो गुणा है। तीनों गुणों को जो समेट के बैठे हैं वो कौन है, माघ है। इसका मतलब अर्थ गौरम, उपमा और पदलालित्यम। इस चीज को आप नोट डाउन करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है संस्कृत में। यूपी टेट, सीटेट, जितने भी संस्कृत वाले छात्र हैं सब के सब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखेंगे और लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। चलिए आगे की तरफ चलते हैं हम उनकी रचनाओं को। अच्छा, ऐसे एक है भवभूत कवि। कौन है, भवभूत कवि। भवभूत कवि को एक उपाधि श्रीकंठ की जाती है। किसकी उपाधि है, श्रीकंठ की उपाधि जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, यह जो कवि हैं करुण रस के कवि है, बहुत पूछा जाता है। इनकी एक श्लोक है, एको रसः करुणः, एको रसः करुणः। इनका एक है एको रसः करुणः। इसका मतलब है कि भवभूत जो है, भवभूत एको रसः करुणः, एक ही रस की प्रधानता देते हैं। वो कौन सा रस होगा, करुण रस होगा। कौन सा होगा, करुण होगा। ये उपमा अलंकार कवि हैं, ये अर्थ गौरव, ये पद लालित्यम, और तीनों के जो कवि हैं वो क्या है, माघ हैं। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए फटाफट आप इसके साथ ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे अब हम ट्रिक के साथ इनकी रचनाओं की तरफ चलते हैं। इनकी 3 प्रमुख रचनाएं, महर्षि कालिदास की कुल जो रचनाएं हैं वो प्यारे मित्रों लगभग ये मान चलिएगा टोटल 7 प्रमुख रचनाएं हैं, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो आपकी रचनाएं हैं
वो 7 रचनाएं हैं, 7 रचनाएं हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 महाकाव्य। पहले हम महाकाव्य की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं? महाकाव्य की चर्चा करते हैं। पहला जो महाकाव्य होगा, इसमें 2 महाकाव्य हैं। कई महाकाव्य? 2 महाकाव्य हैं। एक है कुमार संभवम। क्या है? कुमार संभवम है। क्या है प्यारे दोस्तों? कुमार संभवम है। यह 17 सर्ग का महाकाव्य है। किसके है? 17 सर्ग का महाकाव्य है। और दूसरा है रघुवंशम। क्या है? रघुवंशम। और रघुवंशम जो है वो 19 सर्ग का है। कितने का दोस्तों है? 19 सर्ग का है। कितने होगा? 19 सर्ग का होगा। दूसरा होगा नाटक, और नाटक को रूपक कहा जाता है। दूसरा जो होगा नाटक होगा। नाटक इनका 3 है। कितना है दोस्तों? 3 है। ये पहला पॉइंट होगा। इस पॉइंट को नोट करते चलिएगा, साथ आप नोट करिएगा, और आप कभी भी इनकी रचनाओं को नहीं भूलेंगे। थोड़ी सी आपको जानकारी हम जो दे रहे हैं वो बेहतर ढंग से दे रहे हैं। नाटक को देखिए। नाटक माल विकाग्नि मित्रम, माल विकाग्नि मित्रम, माल विकाग्नि मित्रम 5 अंक का नाटक होगा दोस्तों। कितने अंक का? 5 अंक का नाटक होगा। मालविका रानी की कहानी इसमें दी गई है। अभी हम बताएंगे, थोड़ा थोड़ा इनको आपको बता देंगे। और उसका बाद दूसरा है विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम। यह जो है, यह भी दोस्तों 5 अंक की कथा है, सॉरी 5 अंक का नाटक है। कई अंक का होगा? 5 अंक का होगा। और जो आपका लास्ट वाला हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। यह दोस्तों 7 अंक का है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है। ये चीजें जब आपसे पूछ ली जाएंगी तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इनमें से कौन सी रचना हम कहाँ लगाएं, कितने अंक का नाटक है और कितनी क्या चीजें हैं। इस चीज को भी आपको ध्यान देना होता है। प्यारे दोस्तों, आगे जो अगला जो होगा, अगला तीसरा पॉइंट होगा खंड काव्य या गीत काव्य होगा। खंड काव्य या गीत काव्य होगा। खंड काव्य या इन्हीं को क्या कहा जाता है? गीत काव्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? खंड काव्य या गीत काव्य भी कहा जाता है। इसकी 2 रचनाएं। कितनी हैं? 2 होगी। ध्यान दीजिएगा। एक मेघदूतम है, एक मेघदूतम है। यह मेघदूत में 2 है। एक पूर्व मेघ है और एक उत्तर मेघ है। एक पूर्व मेघ, एक उत्तर मेघ है। और अगला है ऋतु संहारम। अगला क्या है? ऋतु संहारम। ऋतु संहारम में कितनी ऋतुएं हैं? 6 ऋतुएं हैं दोस्तों। कितनी ऋतुएं हैं? 6 ऋतुएं हैं। यही आपकी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो आपको एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। इनमें से पूछा जाए अभिज्ञान शाकुंतलम कितने अंक का नाटक होगा? 10 अंक का नाटक होगा। विक्रमोर्वशीयम क्या होगा? 5 अंक का होगा। मालविकाग्नि मित्रम होगा, 5 अंक का होगा। तो थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यही रघुवंशम है दोस्तों। इसको एक और नाम प्रतिनिधि महाकाव्य के नाम से जाना जाता है। इसको भी आप ध्यान दें, प्रतिनिधि महाकाव्य के नाम से रघुवंशम को जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 सर्ग का महाकाव्य है कुमार संभवम। थोड़ी बात जानते हैं। कुमार संभवम में भगवान शंकर के बड़े पुत्र कार्तिकेय जी का वर्णन किया गया है कुमार संभवम में। रघुवंशम में ध्यान दीजिएगा। रघुवंशम जो है इसमें राजा दिलीप और सुदक्षिणा की कहानी का वर्णन किया गया है। किसका किया? राजा दिलीप और सुदक्षिणा की कहानी का वर्णन किया गया है। मालविकाग्नि मित्रम में मालविका रानी के प्रणय विवाह का वर्णन किया गया है। विक्रमोर्वशीयम में राजा पुरुरवा और उर्वशी के विवाह का वर्णन किया गया है। और अभिज्ञान शाकुंतलम, यह जो है राजा दुष्यंत और शकुंतला के गांधर्व विवाह का वर्णन किया गया है। 7 अंक का नाटक है, इंपॉर्टेंट है। यह श्रृंगार रस में आता है। किसमें आएगा दोस्तों? यह श्रृंगार रस में आता है। किसमें आता है? श्रृंगार रस में यह जो आपका अभिज्ञान शाकुंतलम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा दुष्यंत और शकुंतला के गंधर्व विवाह का वर्णन किया गया है। अगला जो होगा खंड काव्य गीत मेघदूतम में, इसमें मेघदूतम में यक्ष और यक्षिणी की कहानी का वर्णन किया गया है। ऋतु संहार में 6 ऋतुएं हैं। तो ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान इसमें ये देना है, ध्यान देने की बातें ये है कि इसमें इसको ध्यान देना है। ग्रीष्म, वर्षा,
शरद हेमंत शिशिर, 2 2 4 ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिर और वसंत ऋतु। तो प्यारे दोस्तों यही ध्यान देना है, ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिर वसंत ऋतु, क्रम यही होगा। क्रम आप ध्यान दीजिएगा। 6 ऋतुओं का वर्णन क्या है, ऋतु संहार में किया गया है। तो प्यारे दोस्तों आप सभी से हमारी यही उम्मीद है कि आप इस रचना को, इस प्रमुख कवि के बारे में आप अच्छी तरीके से जान गए होंगे। और प्यारे दोस्तों देखिएगा, ट्विटर के माध्यम से सभी जितने भी कोचिंग संस्थान वाले हैं, सब लोग सरकार इतनी निकम्मी हो गई कि किसी वैकेंसी को नहीं फाइनल कर रही है। तो आज जो है सब जितने भी लाइव चैनल चल रहे हैं, सब लाइव चैनल को डिसलाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा डिसलाइक करिए, जिससे उनकी औकात उनको पता चल जाए कि वो सरकार के एकदम चट्टे बट्टे हैं। कोई भी हो, चाहे कितना बड़ा नेता हो, वो संसद में बैठते हैं, वो राजनीति करते हैं, लेकिन कभी वो छात्र के भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं, केवल वो अपना उल्लू सीधा करते हैं। तो प्यारे दोस्तों आप सभी से यही उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई जो आप कर रहे हैं खूब मेहनत से करिए, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई मतलब आप कोताही न करिएगा। लेकिन आपसे एक उम्मीद और यही है कि जितने भी आपके चैनल है सबको आप डिसलाइक करिएगा, सबको डिसलाइक करिएगा। और 5 तारीख को जैसा कि सभी संस्थान जितने भी यूट्यूबर हैं सब के सब एकदम अपनी ताकत लगा दिए हैं कि अगर उनको आंदोलन भी करना हुआ तो वो आंदोलन करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। तो हमें आपसे यही उम्मीद है। इसी उम्मीद और इसी आकांक्षाओं के साथ हम आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। एक बार फिर से आपको गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या।